स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th की विधान भाग 1 का चैप्टर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसके लेखक है कुमार गंधर्व जी। कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ है लता मंगेशकर, क्योंकि उन्होंने बीमार थे। जब वो एक बार उनका गाना सुना था रेडियो पर, तो वो गाना सुनने के बाद जब उनका नाम बोला गया तो वो हैरान हो गए कि ये लता मंगेशकर, प्रसिद्ध गायक लता मंगेशकर है, उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। लता मंगेशकर से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां थी। नूरजहां भी लता मंगेशकर की तरह प्रसिद्ध थी, उनका गला भी बड़ा सुरीला था, पर लता मंगेशकर जी ने उनको भी पीछे छोड़ दिया। हमने पिछले पार्ट में शास्त्रीय ज्ञान और चित्रपट ज्ञान के बारे में जाना, इसके मतलब को जाना। हमने जाना कि शास्त्रीय ज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं और चित्रपट ज्ञान को क्या कहते हैं। शास्त्रीय ज्ञान को हम क्लासिकल सॉन्ग कहते हैं और चित्रपट ज्ञान को फिल्मी सॉन्ग कहते हैं। कुमार गंधर्व जी ने इस पार्ट में मेनली दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, यानी लता मंगेशकर के जीवन के बारे में, खास तौर पर उनके सुरीले कंठ के बारे में, और दूसरा शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। वैसे तो इन दोनों संगीत में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जिनको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है वो उनको सुनने में घंटों बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको सुर, ताल, तान, ठाट सब चीज़ों की ज्ञान होता है, और जिससे वो उस संगीत को घंटों तक सुनते ही रहते हैं। पर आजकल इन चीज़ों को सामान्य लोगों में कोई ज्ञान नहीं है। जब तक शास्त्रीय संगीत को तभी सुना जा सकता है जब ज्ञान हो। तो आप अक्सर सुनते हो, ये हमने शॉर्ट में आपको पार्ट 1 से अवगत करवाया, और अब हम लेख को आगे बढ़ाएंगे, यानी पार्ट 2 को करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कुमार गंधर्व जी आगे क्या कहते हैं। चलिए, आपने पार्ट 1 को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझा होगा, और अब पार्ट 2 को भी इसी इंटरेस्टिंग वे में हम समझेंगे। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है, ये तो हम प्रश्न कर ही नहीं सकते कि लता का कोई स्थान होगा। लता तो नंबर 1 ही है। लता मंगेशकर जी अपने सुरीले कंठ के कारण म्यूजिक में, चाहे वो क्लासिकल सॉन्ग हो चाहे वो फिल्मी सॉन्ग हो, नंबर 1 ही है। मेरा मत यह है कि प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है, यानी इस प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती, कि हम शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना नहीं कर सकते। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल दल्ले और चपलता संगीत का मुख्य गुणधर्म है। जल दल्ले क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, और अब भी मैं आपको बताती हूँ। जल दल्ले होता है तेज लय, चपलता, चंचलता। तेज लय यानी उनके संगीत में लय बड़ी तेज होती थी। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता था। चित्रपट संगीत यानी फिल्मी सॉन्ग्स का ताल यानी साउंड उसकी प्राथमिक अवस्था का ताल होता था, पहले दर्जे की आवाज़ होती थी उनकी। जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता था, जबकि शास्त्रीय संगीत का ताल ज्ञान के अनुकूल होता था, कि जैसे जैसे उसमें ताल, रस, ठान, तान सब होगा, वैसे ही उसका सुर होगा। चित्रपट संगीत में आधे तालों का प्रयोग किया जाता था। चित्रपट संगीत में इतने तालों का प्रयोग नहीं होता था, उसमें तो सुरीला कंठ होना चाहिए और लय होनी चाहिए बस। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती थी। चित्रपट संगीत की लय बिल्कुल अलग होती थी, आसान होती थी, कि उन्हें बच्चे भी गुनगुना सकते थे। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। चित्रपट संगीत में गीत को, आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। सुलभता और लोच को अग्रस्थान दिया जाता था। लोच क्या होता है, चंचलता, यानी
सुलभता और चंचलता को आगे रखा जाता था, चित्रपट संगीत में आगे रखा जाता था। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। पर जो चित्रपट संगीतों को गाता है उनको शास्त्रीय संगीत की भी जानकारी होना बहुत जरूरी है, और वह लता के पास निसंचय है, वह लता के पास थी। वो दोनों संगीत की जानकारी अवश्य थी। 3-3.5 मिनट के गाए। चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल। चलो, इस पैराग्राफ को करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं कि चित्रपट संगीत या तो 3-3.5 मिनट का होता है, और दूसरी तरफ शास्त्रीय संगीत कितनी देर का होता है? 3-3.5 घंटे का होता है। लोग इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? चित्रपट संगीत को सुनने में इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? उनको इतना आनंद क्यों आता है? वो आनंद शास्त्रीय संगीत में तो ले रहे हैं। शास्त्रीय संगीत में केवल वो ही लोग आनंद लेते हैं जिन्हें शास्त्रीय संगीत पसंद है। लेकिन जो चित्रपट संगीत है उसमें जो 3-3.5 मिनट का गाना है उसमें क्या इतना आनंद नहीं है जितना 3-3.5 घंटे के गाने में है? उसमें क्या इतना आनंद नहीं है क्या? जवाब आया हाँ, उसमें भी इतना ही आनंद है। ये तो सुनने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस में कितना आनंद ले रहा है। कई लोगों को शास्त्रीय संगीत पसंद आता ही नहीं, और कई लोगों को इतना पसंद है कि वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठे रहते हैं और सुनते ही रहते हैं। कई लोगों को चित्रपट संगीत पसंद आता है और वो हर संगीत को इतनी मन से सुनते हैं कि साथ साथ गुनगुनाते रहते हैं और उस संगीत से मस्त हो जाते हैं। अगर कोई संगीत उन्हें पसंद नहीं आता तो इसका मतलब क्या वो संगीत बेकार हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। चित्रपट संगीत बेकार क्यों होंगे? ना तो शास्त्रीय संगीत बेकार है और ना ही चित्रपट संगीत। यही अंतर लेखक आपको यहाँ बता रहा है कि संगीत चाहे 3 या 3.5 मिनट का हो या 3 या 3.5 घंटे का, दोनों का मतलब एक ही है। वो लोग इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, वो लोगों के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि वो किसे पसंद करते हैं। लेखक इसी बात को इस पैराग्राफ के जरिए आपको बताना और समझाना चाहता है। चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है। अब लेखक ये कह रहा है कि क्या चित्रपट संगीत फिल्मी सॉन्ग का 3-3.5 मिनट का होना और खानदानी शास्त्रीय गायक की, कोई बहुत फेमस गायक है उसकी 3-3.5 घंटे की महफिल, दोनों ही कलात्मक और आनंद, दोनों ही कला से पूर्ण और आनंद देने वाली एक ही मूल्य है उन दोनों का, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं यहाँ पे कौन है? लेखक। लेखक तो ये मानता है कि दोनों एक बराबर है। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप का में वर्णन करता है कि ये दोनों सॉन्ग किसी लेख के जीवन के रहस्य के विशद रूप को यानी संपूर्ण रूप को वर्णन करता है। तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। अब यहाँ पर कवि ने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है कि हम किसी कहानी को देखते हैं, उस कहानी को हमने पूरा देखा और वो शास्त्रीय संगीत की तरह हमने 3 घंटे तक पूरा कहानी को देखा, और फिर हमने चित्रपट संगीत की तरह 3 मिनट में उसका निचोड़ बता दिया, उसका स्लोगन बता दिया कि इस कहानी में ये है, इस तरह उसमें ये हुआ। तो दोनों का मतलब तो ये है, हमने आपको शॉर्ट में 1 शॉट में आपको पूरा कहानी बता दी, और एक हमने एक्सप्लेन करके 3 घंटे तक कहानी बताई। 1 शॉट में आपको समझ आ गया कि इस कहानी के अंदर क्या है। इसलिए सिर्फ लेखक ये कहना, इसी के माध्यम से ये कहना चाहता है कि चित्रपट के संगीत 3-3.5 मिनट का हो या शास्त्रीय संगीत 3-3.5 घंटे का हो, दोनों का मतलब दृष्टिगोचर एक ही होता है कि लोगों को आनंद देना। उसी प्रकार
3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में असंवादित किया जा सकता है। भाई जैसे 3 घंटे की महफिल में रस मिलता है लोगों को, वो लता मंगेशकर की 3 मिनट की सुरीली कंठ में गाया हुए गाने में भी मिल जाता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। भाई उसका द्वारा गाया हुआ एक एक गाना संपूर्ण होता है कला की दृष्टि से। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है। जैसे 3 नदियों का संगम होता है ना, वैसे ही लता जी के गानों में स्वर, लय और शब्द तीनों का संगम एक जगह पर उनके गले में से निकले हुए संगीत में होता है। और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। और महफिल यानी जो उनके संगीत को सुनते हैं वो उसमें मदहोश हो जाते हैं और स्वयं भी मस्त होकर गुनगुनाने लगते हैं। वैसा देखे जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, भाई अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है। भाई वैसे तो देखेंगे कि शास्त्रीय संगीत क्या है, वो भी एक संगीत है, चित्रपट संगीत भी एक संगीत है। तो दोनों में क्या अंतर है। भाई जो गाने को सुनता है, जो संगीत को सुनता है, उसको किस गाने में कितना आनंद मिला, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि शास्त्रीय संगीत क्या है और चित्रपट संगीत क्या है। इस पर उसका महत्व ठहरना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल भी नीरस ठहरेगा। तो यहाँ पे रंजक किसे कहा गया है, जिस गाने को सुनते हुए गानपन हो। अब गानपन क्या था, संगीत में लोगों को मस्त हो जाते हैं। भाई जब गाना चलता है तो लोग मस्त हो जाते हैं और संगीत में गानपन का होना तो बहुत जरूरी है। इसलिए रंजक क्या हुआ, जिस गाने को सुनते हुए गानपन हो। भाई जिस संगीत में गानपन होगा, संगीत को सुनने की में संगीत ऐसा हो जिससे लोग मस्त हो जाए तो बिल्कुल ही नीरस ठहराएगा। गानपन ना हो, यहाँ पे कहा गया है कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो, यानी मस्त ना हो। अगर शास्त्रीय संगीत 3-3.5 घंटे का है और उसमें कोई मस्त करने वाली ऐसा कोई रस ही नहीं है कि लोग मस्त हो जाएं उसको सुनने में, तो वो भी नीरस ही कहलाएगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा। भाई उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। भाई उसमें अब मैं 3-3.5 घंटे आपके सामने बोलती रहूं जब तक मजा नहीं आपको मेरे को सुनने में मजा नहीं आएगा, तब तक उस चीज का कोई मतलब ही नहीं। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित हो रहती है। यहाँ पर लेखक कहता है कि शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होती। गानपन कब आता है, जब शास्त्रीय संगीत में गानपन कब आएगा, जब हमें शास्त्रीय संगीत के ज्ञान के बारे में, एक एक चीज के बारे में पता होगा कि सुर क्या है, ताल क्या है, तान क्या है, ठान क्या है और इसके नोट्स में क्या लिखा हुआ है। हर चीज को, लय ताल सब को बराबर सुनकर समझकर ज्ञान लेकर ही गाया जाने वाला संगीत ही गानपन से युक्त होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित होती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, कि भाई रंजक गाने में को सुनते हुए गानपन को कैसे हम सुनने वाले के सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें संविष्टि है। भाई हम कैसे जो संगीत को सुन रहे हैं उसको वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, कि गाने को कैसे प्रस्तुत करें, कि किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए, कि लोगों की बैठक को बिठाया जाए कि और वो गानों को सुने, संगीत को सुने और अपनी संविष्टि करे। किसी मनुष्य का अस्थि पिंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र
इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वर द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। तो अब यहाँ पे आप ये देखो उसमें क्या होगा, वो सुसंवाद होता है, प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि किसी मनुष्य का अस्थिपिंजर और प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसके मनुष्य के तेल चित्र, यानी मनुष्य का चित्र द्वारा बनाया गया चित्र और मनुष्य का अस्थिपिंजर एक बराबर ही होता है, दोनों में कोई अंतर होगा नहीं। भाई मनुष्य ने चित्र बना दिया और मनुष्य का अस्थिपिंजर एक ही बराबर होगा। तो वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वर द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा और वही दोनों शास्त्रीय ज्ञान के स्वरों और सुसंगत में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। भाई संगीत के क्षेत्र में, भाई चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत हो, इसके क्षेत्र में इस लता मंगेशकर का स्थान अव्वल दर्जे का यानी सबसे ऊपर खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। इसको हम झुटला नहीं सकते। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संचय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। भाई लोगों ने प्रश्न पूछा, भाई कहा कि लता तो 3 घंटे की महफिल भी जमा सकती है। तो लेखक ने कहा उनसे मुझे एक प्रश्न पूछना है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? अब लेखक जो है वो प्रश्न पूछता है, जो ये कहता है कि लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है, तो वो कहता है कि जो पहली श्रेणी का गायक था, जो लता से पहले गायक थे, 3 मिनट की अवधि में जो शास्त्रीय संगीत गाता है, वो 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकता है, यानी रस से भरकर गा सकता है? नहीं। भाई जो शास्त्रीय संगीत गाता है, चित्रपट संगीत को गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, पर शास्त्रीय संगीत को गाने वाले को चित्रपट संगीत की नॉलेज होना जरूरी नहीं है। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। भाई जो खानदानी गवैया है उनका काम ही यही था कि शास्त्रीय संगीत 3-3 घंटे तक गाना, अब उनकी तो अभिरुचि बिगड़ गई है। जो खानदानी गवैये हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि उनका शास्त्रीय संगीत, लोगों का जब शास्त्रीय संगीत पर से ध्यान हट जाएगा तो वो चित्रपट संगीत की ओर ज़्यादा भी रुचि लेने लग गए हैं। चित्रपट संगीत ने शास्त्रीय संगीत का स्थान ले लिया है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। भाई जो चित्रपट संगीत है ना, वो लोगों को अच्छे लगने लग गए हैं, वो अब उनको ही सुनना पसंद करते हैं। ऐसा आरोप खानदानी गवैयों ने ऐसा आरोप लगाया है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कानों को खराब नहीं किया है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो फिल्मी सॉन्ग्स हैं उन्होंने लोगों के कानों को खराब नहीं करा है, उल्टे सुधार दिया है। क्योंकि कैसे सुधार दिया है कि जो पहले भी लोग गाना गाते थे पर इतने सुर में नहीं गाते थे, लेकिन लता मंगेशकर के फिल्मी सॉन्गों को सुनकर लोग सामान्य लोग ही नहीं बल्कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भी सुर में गाना सीख गए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। भाई लेखक ने पहले ही इसे बता दिया है कि नन्हे मुन्ने भी, सामान्य लोग भी इनका गायन करने लग गए हैं और उन्हें सुर ताल का पता चलने लग गया है कि किस तरह भाई गाने को गाना चाहिए लय में। तो लेखक कह रहा है उसकी पुनरुक्ति यहाँ पे दोबारा करना जरूरी नहीं है। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। हमारे शास्त्रीय गायक है ना, बहुत ही आत्मसंतुष्ट वृत्ति के संगीत के हैं। संगीत क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी है। भाई जो हमारे शास्त्रीय गायक है ना, उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना हुक्म जमा रखा है। शास्त्र शुद्धता की कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की
अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। चित्रपट संगीत से लोगों के अभिजात्य संगीत से यानी हर तरह के संगीत से जान पहचान होने लग गई है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है, यानी उनकी देखरेख की और चौकस एकदम एकाग्र होकर सुनने की वृत्ति बढ़ती, संगीत को सुनने की वृत्ति बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और निरस गाना उन्हें नहीं चाहिए भाई, उन्हें केवल शास्त्रों को से शुद्ध और निरस जिसमें कोई रस ही ना हो वो गाना नहीं चाहिए। उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। उन्हें तो कैसा गाना चाहिए कि सुरीला, सुर में गाया हुआ, भाव से युक्त हो, यानी जो गाना हम गा रहे हैं उसमें कोई ना कोई भाव हो। यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है और यह क्रांति कौन लेकर आया है? फिल्मी सॉन्ग्स। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। जो फिल्मी सॉन्ग्स है ना, वो समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में, यानी जो शास्त्रीय संगीत तो केवल वही लोग सुन सकते हैं जिनको इसका ज्ञान हो, सभी लोग नहीं सुन सकते भाई। जब सब लोग एक चीज को सुनेंगे तभी तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और चित्रपट संगीत ने, फिल्मी सॉन्ग्स ने इसका प्रभावशाली मोड़, समाज में संगीत का प्रभावशाली मोड़ लेकर आया है। चित्रपट संगीत की लचकदार उसका एक और सामर्थ्य है। ऐसा मुझे लगता है कि उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। लेखक कहता है कि मुझे तो चित्रपट संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, भाई उस संगीत की कोई मर्यादाएं नहीं है, कोई मान्यताएं नहीं है और कोई झंझट नहीं है भाई, जैसा भी हो वैसा उसको गा दो, पर सुर, ताल, भाव सब अच्छे होने चाहिए। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है भाई, उसका तो तंत्र ही अलग है, उसका तंत्र मंत्र सब कुछ अलग है। उसको तो हम कैसे भी गा देंगे तो भी चल जाएगा। यह नव निर्मित की बहुत गुंजाइश है। जो चित्रपट संगीत है, फिल्मी सॉन्ग्स है, उनमें हरदम कुछ ना कुछ नया लाने की गुंजाइश होती है। जैसे शास्त्रीय रागधारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, जैसे शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शक, हमने बताया था आपको क्या होता है, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर ने उपयोग किया चित्रपट संगीत को। उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। जो म्यूजिक डायरेक्टर है ना, उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान को और पंजाबी, राजस्थानी, बंगाली के लोकगीतों के भंडार को भी, सब चीज़ों को लूट लूट कर फिल्मी सॉन्ग्स में भर दिया है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों के ध्वनित्व होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक और रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र में प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। अब इसमें हमें बताया गया है कि चित्रपट संगीत के द्वारा म्यूजिक डायरेक्टरों ने क्या किया है। फिल्मी सॉन्ग्स के द्वारा उन्होंने क्या करा है कि पहाड़ियों के गीत, पहाड़ियों की घाटियों में गाने वाले गीत और जो पर्यटकों को याद दिलाते हैं, और पंजाबी गीत धूप में जो गाए जाते हैं, राजस्थान में गाने वाले गीत, खोरों की प्रतिध्वनि को वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले, भाई ऋतुओं के बारे में बताने वाले गीत, इन सब विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत। कृषि के गीत अलग होते हैं, ऋतुओं के गीत अलग होते हैं, पहाड़ियों के गीत अलग, पंजाबी गीत अलग, राजस्थानी गीत अलग। इन सब चीज़ों का फिल्मी सॉन्ग्स के म्यूजिक डायरेक्टर ने फिल्मी सॉन्ग्स के जरिए बहुत प्रभावशाली संगीत किया है और आगे भी करते रहेंगे। भाई म्यूजिक डायरेक्टर आगे भी इन सॉन्ग्स को बढ़ाते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तृत
हो है। भाई थोड़े में मैं अगर शॉर्ट में मैं कहूँगा ना, तो संगीत का क्षेत्र बहुत ज़्यादा फैल गया है। वहाँ अब तक अलक्षित, अशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। भाई जो ये चित्रपट है ना, म्यूजिक डायरेक्टरों ने हर तरह से उसमें हर तरह के म्यूजिक को चुरा लिया है। भाई हर जगह का, पंजाब का, राजस्थान का, हर जगह का म्यूजिक चुरा कर उन्होंने चित्रपट फिल्मी सॉन्ग्स बना दिए हैं, जो हमें बहुत ही मस्त कर देते हैं। हम बच्चे तक भी गुनगुनाते हैं, जोश के साथ इसकी खोज करते जा रहे हैं और लोगों के सामने प्रेजेंट करते जा रहे हैं। फल उसका क्या परिणाम निकलता जा रहा है कि चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिक विकसित होता जा रहा है, क्योंकि लोगों में उसकी मांग ज़्यादा हो गई है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अभिषिक्त सम्राज्ञी है। भाई इस तरह के चित्रपट संगीत में के क्षेत्र में जो इतनी क्रांति के साथ बढ़ता ही जा रहा है, जिसका महत्व, तो उसमें लता मंगेशकर एक सम्राज्ञी की तरह खड़ी है। अगर लता मंगेशकर नहीं होगी तो चित्रपट संगीत नहीं चल सकता। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। भाई बहुत सारे फिल्मी जगत में बहुत सारे गायक गायिकाएं हैं, पर लता मंगेशकर के सामने कोई नहीं टिक सकता। उसकी लोकप्रियता के शिखर पर का स्थान अचल है। भाई उसकी लोकप्रियता यानी फेमस होने का, लोकप्रियता सारे संसार में भाई फैले रहने का उसका स्थान सर्वोसर्व ऊपर है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है और फिर उसकी लोकप्रियता अबाधित है। भाई वो जब छोटी थी ना, तब से वो गाती आ रही है। उसने अपने पिताजी के साथ ही गाना शुरू करा था, और वो जब से ही छोटे होते से ही गाना गाती चली आ रही है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। भाई आधी शताब्दी तक, लगभग 50 सालों तक लोगों के मन में छाप छोड़ना कोई आसान कार्य नहीं है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भाई हम एक संगीत सुनते हैं, राग सुनते हैं, वो भी हम अगर जितना हमें बहुत अच्छा लगा तो थोड़े दिन तक ही हम गुनगुनाते हैं, उसकी भी छवि हमारे दिमाग में से हट जाती है। पर लता मंगेशकर जी की जो छवि है, जो उन्होंने अब 50 साल तक लोगों की, आधी शताब्दी तक लोगों के दिलों पर राज किया है, उसको तो हम क्या कह सकते हैं। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल उठते हैं। भाई भारत के कोने कोने में ही लोग पागल नहीं हो रहे लता का गाना सुन के। भाई लता मंगेशकर जी इतना अच्छा सुरीला गाती हैं कि लोग भारत में तो पागल हैं ही हैं, और प्रदेश में भी, फॉरेन कंट्रीज में भी लोग लता मंगेशकर जी के गाने गा सुन सुनकर पागल हो रहे हैं, और वो सच सच गाते भी हैं। ये क्या चमत्कार नहीं है भाई? आप लोग देखो, क्या ये चमत्कार नहीं है? भाई एक इंसान कैसे सारी दुनिया पर राज कर सकता है, एक सिर्फ अपने सुरीले कंठ के कारण। क्योंकि उनके सुरीले कंठ में इतनी शक्ति थी कि वो सभी लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। भाई ये चमत्कार हमारा सौभाग्य है कि हमने यह चमत्कार प्रत्यक्ष देखा है, अपनी आंखों से देखा है। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। भाई ऐसा कलाकार लता मंगेशकर जैसे होनहार सुरीले कंठ वाले लोग शताब्दियों में, कई सालों में शायद ही एक ही पैदा होता होगा। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच नहीं है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। भाई हमारा सौभाग्य है कि वो कलाकार हम सबके बीच है और हम उन्हें घूमता फिरता
देख पा रहे हैं, उन्हें गाना गाता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य, भाई हमारा भाग्य कितना बड़ा है, हम कितने सौभाग्यशाली है कि लेखक ने जिस लेख को लिखा और उसे हम आज भी देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं। भाई हमें अपने भाग्य पर गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे महान कलाकार के दर्शन भी कर लेते हैं जिसने लोगों के दिलों पर राज कर रखा है। ऐसा आज तक इस संसार में कोई भी नहीं है जिसने घर, आप ये देखो कि हमारे फैमिली मेंबर भी अच्छे से प्यार से रहे तो कितना आपस में हमारा, अगर वो थोड़े दिन के लिए भी दूर चला जाए तो उसकी छवि भी धुंधली होने लग जाती है। पर लता मंगेशकर दूर रहते हुए भी अपने सुरीले कंठ के कारण, अपने चित्रपट संगीतों के कारण लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए थी। तो हमने संपूर्ण पाठ पढ़ा, हमने देखा कि लेखक ने स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की गायिका पर बेबाक टिप्पणी की है। यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर रखने का साहस है। वही शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत का लेखक का जो प्रयास था ना, एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह एक ऐसी परख है, वही लेखक की जो परख थी लता मंगेशकर को पहचानने की, वो किसी में नहीं थी, जो ना शास्त्रीय है ना सुगम है, यह बस संगीत है। भाई लेखक के जो संगीत सुनने की उनमें शक्ति थी, जिस मन से वो संगीत को सुनते थे, वो ना तो शास्त्रीय था ना सुगम था, यह बस संगीत की शक्ति थी कि उन्होंने एक धरातल पर ला रखने का साहस रखा, शास्त्रीय संगीत को और फिल्मी संगीत को। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट किया। भाई उन्होंने दोनों, लता मंगेशकर का गानपन इतना, यानी गाने में इतना अच्छा लय था कि उसके जरिए लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना मत प्रकट करा। उन्होंने बताया कि किस तरह आधी शताब्दी तक लोगों के मन में पर लता मंगेशकर जी ने राज किया। यह एक चमत्कार है जो हमारी आंखों के सामने है। तो इस तरीके से कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर के बारे में जो पाठ हमारे सामने प्रस्तुत किया, उनकी गायिका, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, इन दोनों के बारे में अच्छे से बताया। तो इस पाठ में बहुत चीज़ें जानी हमने, लाइन टू लाइन हमने वर्ड्स का प्रयोग किया और समझी। और अब रहे इनके प्रश्न उत्तर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो अब हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।